Assalamu alaikum students, this is me Miss Fozia Khan, your zoology teacher. Today we are going to start our lecture number 4 of chapter number 1, that is homeostasis. इस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें हमने थोड़ा सा जो है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, लेकिन ये हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं रिव्यू देना चाहूँगी इस टॉपिक का, ताकि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई या आपको याद नहीं है तो वो आपको जो है सही से समझ में आ जाए। तो जैसे हमने पहले कहा था कि किडनी जो है किडनी दो किडनीज जो है पेयर में जो है बॉडी में पाई जाती हैं, और किडनी जो है कंपोज होती है मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। अच्छा, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेफ्रॉन, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि नेफ्रॉन और न्यूरॉन को जो है आपस में मिक्स कर देते हैं, समझते हैं कि एक ही चीज़ है। न्यूरॉन जो है वो सेल है जो ब्रेन के में होते हैं, ठीक है ना, और नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, किडनी में होते हैं। और इसके अलावा एक और बात जो है आपने याद रखनी है इनको दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि जो न्यूरॉन है वो सिंगल सेल होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर है, ठीक है ना, मतलब एक सेल है, ठीक है ना। तो लेकिन नेफ्रॉन क्या है, ये मल्टी सेलुलर है, मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। तो आपको ये डिफ्रेंशिएशन पता होनी चाहिए कि नेफ्रॉन जो है वो मल्टी सेलुलर है और न्यूरॉन जो है यूनिसेलुलर है, ठीक है ना। तो किडनी में तकरीबन एक किडनी में जो है 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होते हैं जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। और ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी के। जैसे लाइफ का की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है, तो इस तरह किडनी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है नेफ्रॉन, ठीक है ना। और ये ऑस्मो रेगुलेशन में और एज वेल एज एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। Each nephron began with a spherical structure called Malpighian body, ठीक है ना। हमने बात की थी कि Malpighian body क्या होती है। Malpighian body जो है आपको ये सी लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, सी लाइक स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे इसको कप की तरह बोलते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉमिन्स कैप्सूल। ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ये है बॉमिन्स कैप्सूल। इस बॉमिन का ये बॉमिन कैप्सूल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये यहाँ से जो ना इसमें खाली स्पेस होती है, हॉलो ट्यूब सा होता है, ठीक है ना। इसकी शेप जो है आप सी कह लें या फिर जो कप लाइक कह लें, या फिर जो चांद होता है ना उसकी तरह इसकी शेप होती है। इसके अंदर अच्छा नेटवर्क होता है कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ठीक है ना। बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना। डेंस नेटवर्क होता है जिसको बोलते हैं ग्लैम्यूरस, ठीक है ना। ये क्या है, ये है ग्लैम्यूरस। और ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है इट इज कॉल्ड बॉमिन कैप्सूल, ठीक है ना। अब ये जो पूरा पार्ट है कंप्लीट पार्ट, ठीक है ना, ये कंप्लीट पार्ट जो है मींस इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मेल्फिजियन बॉडी। बॉमिन कैप्सूल प्लस ग्लैम्यूरस को दोनों को जो है कलेक्टली जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मेल्फिजियन बॉडी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, द बॉमिन कैप्सूल गिव आउट अ कॉइल्ड ट्यूब नोन एज प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स, ठीक है ना। अच्छा, जो ये जो बॉमिन कैप्सूल है, ठीक है ना, इससे जो है एक ट्यूब की तरह कॉइल्ड, मतलब कॉइल हुआ होता है, ठीक है ना, वो ट्यूब निकल रही होती है जिसको क्या कहते हैं, कॉन्वोलेटेड कप्स ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रोक्सिमल किसको बोलते हैं ये बताती हूँ मैं आपको, डायग्राम में बताती हूँ, ठीक है ना। ये कहाँ होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन में होता है, कॉर्टेक्स रीजन में होता है। और यहाँ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आल्सो अटैच विद द प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड कैप्सूल। अच्छा, जैसे ये है, दोबारा से हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये है बॉमिन कैप्सूल, ठीक है ना। ये बॉमिन कैप्सूल है, इसमें जो है आपको एक कॉइल नुमा जो है ट्यूब लगी होती है ऐसे, ठीक है ना, कॉइल नुमा ट्यूब लगी होती है। इस ट्यूब को बोलते हैं कॉन्वोलेटेड कैप ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, ये जो ट्यूब है। अच्छा, ये दो तरह की होती है, एक जो होती है इस बॉमिन कैप्सूल के करीब होती है और एक दूर होती है। जो नज़दीक होती है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और जो दूर होगी यहाँ पे अब मैं वो ड्रॉ करूँगी
उसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और इसके ऊपर भी जो क्या होता है, कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जो से अटैच होता है। Proximal convoluted tubules narrow and descend down into the medulla, ठीक है ना, make a U-turn and come back in the cortex। अच्छा, ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट और ये पार्ट, ये कहाँ होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन में होता है। फिर क्या होता है कि इससे जो है ये एक नैरो से ट्यूब से गई होती है और डिसेंड डाउन, मतलब नीचे की तरफ गई होती है, नीचे की तरफ ये मूव कर रही थी, डिसेंडिंग इसको कह रहे हैं हम, डिसेंड डाउन। तो ये नीचे की तरफ गई होती है यू शेप में और टर्न होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा गलत बन रहा है मुझसे यहाँ पे, लाइक दिस, यूँ, ठीक है ना। ये इसको डबल कर लें, ट्यूब लाइक है ना तो इसलिए डबल, ठीक है ना। तो यू शेप की तरह होती है थोड़ा सा ये अच्छा, ये जो पोर्शन होता है ये कहाँ होता है, ये मेड्यूला में होता है, और ये जो पोर्शन होता है ये कहाँ होता है, ये कॉर्टेक्स में होता है। कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट था, कॉर्टेक्स पार्ट जो था डार्क वन जो पार्ट था, जो किडनी के आउटसाइडर पार्ट था, और जो मेड्यूला था वो इनर साइड थी जो कि थोड़ा लाइटर था, ठीक है ना। तो उसमें यू टर्न आ रहा है, ठीक है ना, जो कम बैक टू कॉर्टेक्स, पर दोबारा से वो यू बैक टू कॉर्टेक्स जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से एक जो है कॉन्वोल्यूटेड कैप्सूल होगा, ठीक है ना। थोड़ी सही नहीं बन रही, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, ये जो यू शेप है, ये दिस वन, ये जो यू शेप की ट्यूब है जिसको हम कह रहे हैं यू शेप की ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। अच्छा, इट हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स, इसके देखिए दो वो है, एक तो पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। दिस पार्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्स एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब। मीन्स जो नीचे की तरफ आ रहा है वो क्या है, उसको हम डिसेंडिंग कह रहे हैं, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम बोले असेंडिंग लिम्ब। ये था बॉमिन कैप्सूल, इससे जो है ट्यूब लाइक कॉन्वोल्यूटेड कैप्सूल था, ट्यूब्स थी, जो कि इसको हम कह रहे थे कि ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। ये जो नज़दीक है इसको हम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहेंगे, और जो दूर है इससे उसको हम कहेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड कैप्सूल, सॉरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। इससे जो है एक यू शेप की जो है एक और ट्यूब से जा रही है, जो नीचे की तरह आके पे यू टर्न होके ऊपर की तरफ दोबारा जा रही है। ये जो पार्ट है ये होता है कॉर्टेक्स में, और ये जो पार्ट है ये होता है मेड्यूला में, पे ये पार्ट दोबारा से होता है कॉर्टेक्स में। अच्छा, इसको जो यू टर्न है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग, एंड द अदर वन इज असेंडिंग, ठीक है ना। The ascending limb of the loop of Henle become larger in diameter in the cortex and form a coil called distal convoluted tubules, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ये ascending limbs है लूप ऑफ हेनले का, ठीक है ना, ये क्या होता है आगे जाके लार्ज हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम में मैंने थोड़ा सा इसको जो है इसके डायमीटर को लार्ज कर दिया, इसको कम कर दिया, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रही हूँ। लेकिन जो असल में क्या होता है कि जो ये जो पोर्शन था ये थोड़ा सा लार्ज होता है, ठीक है ना, डायमीटर, इसका डायमीटर लार्ज होता है, ठीक है ना, जो कि ये कॉर्टेक्स में दोबारा ये कॉर्टेक्स में होगा। ये कॉइल ट्यूब, दोबारा कॉइल ट्यूब चल रही है, इसको क्या कह रहे हैं हम, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से क्या होता है कि फाइनली ओपन होता है एक कॉमन कलेक्टिव डक्ट में, ठीक है ना। यहाँ से जो है फिर एक कॉमन जो है कलेक्टिव डक्ट जो है ओपन होती है, जिसको बोलते हैं कलेक्टिव डक्ट। ये ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, इससे ये जो ये पार्ट नज़र आ रहा है ना ये, ठीक है ना, ये इसलिए है कि इससे सिर्फ एक नेफ्रॉन अटैच नहीं है, यहाँ से एक और नेफ्रॉन होगा, यहाँ से एक और नेफ्रॉन होगा, मतलब डिफरेंट नेफ्रॉन जो है इससे अटैच होंगे, तो इसलिए उसकी अटैचमेंट शो हो रही है, ठीक है ना। द लेटर रिसीव यूरिन फ्रॉम द नंबर ऑफ नेफ्रॉन एंड ड्रेन इनटू द पेल्विक्स ऑफ द किडनी, ठीक है ना। हमने पहले बात की थी कि किडनी जो है उसके मेड्यूला में पिज़्ज़ा लाइक स्लाइस लाइक जो है वो या वो स्ट्रक्चर था जिसको हम पिरामिड कह रहे थे, उससे जो है यूरिन जो है ड्रॉप होता है, और होते हुए जो है वो पेल्विस जो पॉइंट था उसमें आता है, उससे मूव होते होते जो है वो नीचे जो है मूव होता रहता है, ठीक है ना। और तो ये जो है फाइनली जो है जैसे कोई भी जब ब्लड वगैरह आता है तो उससे कहता है कि उसको फिल्ट्रेट करते हुए जो है यहाँ से मूव होगा, फिर यू मूव होगा, फिर एंड में मूव कहाँ आएगा, वो जो है यहाँ पे कलेक्टिव डग में आएगा, और उससे जो है फिर
क्या होगा, ड्रेन आउट होगा, और ड्रेन आउट होके मतलब डिफरेंट मेड्यूला में जो है नेफ्रॉन है उस डिफरेंट से ड्रेन आउट होके जो है पेल्विस के पास आएगा, पेल्विस से मूव होके जो है वो आगे जो है यूटर में जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का। अब आगे जो है हम डायग्राम में दोबारा से समझेंगे। तो ये डायग्राम है, डायग्राम में जो है अब समझाती हूँ, मैंने थोड़ी सी रफ डायग्राम बनाई थी आपको समझाने के लिए। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट सी टाइप का कप लाइक जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बॉमन कैप्सूल। इसके अंदर जो कैपिलरीज हैं, डेंस कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसको बोलते हैं ग्लूमेरस। और ये जो पूरा जो पार्ट है कलेक्टिवली, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको जो है इस पार्ट को बोलते हैं मेल्फिजियन बॉडी। फिर हमने कहा था कि एक कॉइल लूप, एक कॉइल ट्यूब्स होती है दो तरह की, एक ये कॉइल ट्यूब और एक दूसरी जो है ये, ठीक है ना, ये ठीक है ना, एक ये और एक ये रही, ठीक है ना। अच्छा, जो ये बॉमन कैप्सूल के नियरेस्ट होगी, जो नज़दीक होगी, उसको क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड कैप्सूल। और जो दूर है उसको क्या बोल रहे हैं हम, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड कैप्सूल। आपने ये बात याद रखनी है। फिर अच्छा, ये यू शेप की जो है एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है ना, ये यू शेप का, तो ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है डिसेंडिंग, दिस वन इज डिसेंडिंग लूप लिम्ब, और दिस वन इज असेंडिंग लूप। जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम बोलेंगे असेंडिंग लूप, और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको बोलेंगे हम डिसेंडिंग लूप। फिर ये ट्यूब आगे जाके जो है इसका डायमीटर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है ना, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। इसको हम क्या, ये जो मैंने पहले ही बता दिया कि डिस्टल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये जो है कलेक्टिवली डक है, कलेक्टिंग डक है, ठीक है ना। तो यहाँ से पूरा जो है फिल्ट्रेट आएगा मूव होके, फिर यूरिन जब बनेगा तो यहाँ से आके जो है रिमूव होगा, पेल्विस में मूव करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर है जो ये हमने पढ़ लिया, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हमने पढ़ लिया, आपको समझ भी आ गया होगा, ये दिस वन, ठीक है ना। अब आपको ये रेड कलर के कुछ और कैपिलरीज जो है आपको नज़र आ रही होंगी, जो हमने पहले ही बात कर ली थी कि यहाँ पे कैपिलरीज कुछ होती है। तो ये कैपिलरीज दो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना, एक होती है यहाँ आने वाली कैपिलरीज और एक होती है जाने वाली कैपिलरीज, ठीक है ना। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप देख लें, ठीक है ना, ये कि इसका जो ये जो कैपिलरीज है और ये जो कपलर स्ट्रक्चर है, इनकी वॉल में ऐसे स्पेस होता है। स्पेस क्यों होता है, ताकि जो ब्लड फ्लो करे उसमें से जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ इस वॉल से मूव करता हुआ यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। अब इसको आगे हम देखते हैं। ओके, blood supply to the glomerulus of the nephron begin as an afferent arterioles, ठीक है ना, which arise from the renal arterioles, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो तरह की जो है आर्टियोल्स होती हैं, ठीक है। आर्टियोल मीन्स जो आर्टरी से स्मॉलर होती है, ठीक है ना। एक होती है एफरेंट एंड अदर वन इज इफरेंट, ठीक है ना। ये एफरेंट है और ये क्या है, इफरेंट। एफरेंट, एफरेंट एंड इफरेंट, ठीक है। दो तरह की आर्टियोल होती है, कहाँ से अराइज होती है, रीनल आर्टियोल, मतलब आर्टियोल से जो है अराइज होती है, ठीक है ना। अच्छा, ये फ्रॉम ग्लूमेरुलस ब्लड इज कैरिड बाय द इफरेंट आर्टियोल्स इनटू टू कैपिलरीज नेटवर्क, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है आपने याद रखना है, एफरेंट मतलब जो ब्लड को लेकर आ रहा है, ठीक है ना, आने वाला, और इफरेंट मीन्स ई फॉर एग्जिस्ट, मतलब जो वापस जो है ब्लड को लेके जा रहा है। तो यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ जो है, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो चीज़ें जो है अंदर फिल्ट्रेट होनी है तो यहाँ से फिल्ट्रेट हो जाएगी, और उसके बाद जो ये वापस जो है इससे जाएगा। अब जो इफरेंट है ये क्या होता है, आगे जाके ये ब्रांच होता है, इससे जो है तीन ब्रांच निकल आती हैं, ठीक है ना। अब उन ब्रांच क्या कहते हैं, एक ब्रांच होती है वो क्या होती है, जो डिस्टल जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है उस पर जो है वो कॉइल जाती है। दूसरी जो ब्रांच होती है वो जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे जो है जो है कॉइल जाती है, उनको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो तीसरी ब्रांच जो होती है, जो लूप ऑफ हेनले उसके इर्द गिर्द जो है अराउंड जो है कॉइल हो जाती है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है ना, जो कि पैरेलल होती है किस पे, लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले पे जो ना पैरेलल मूव कर रही होती है। तो इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे आप देखें कि जो एफरेंट का प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है हाई, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो क्या है, वो लार्जर है एज कम्पेयर टू इफरेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा,
लो हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस डायग्राम में दोबारा देखते हैं हम तो कि क्या हो रहा है। ये बाहों में, अच्छा मैं बार बार रिपीट इसलिए करेंगे तो ऐसा जो है ये मुश्किल टॉपिक है, तो बच्चे जो है नॉर्मली क्या होता है कि इसको समझ नहीं पाते, तो मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ चीज़ें जो आप ताकि आपके जहन में बैठ जाए, ठीक है ना। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर था, ये था बॉमिन कैप्सूल, ठीक है ना। और ये जो था कैपिलरीज थी, जो कि हम इसको कह डेंस नेटवर्क जो था कैपिलरीज का, इसको कह रहे थे हम ग्लोम्युलस, ठीक है ना। इस दोनों पार्ट को मिला के हम कह रहे थे मेल्फिजियन बॉडी। फिर इस बॉमिन कैप्सूल से जो है दो कॉइल ट्यूब्स निकल रही थी, दो इसमें अटैच थी दो कॉइल्स ट्यूब, एक जो जो इसके नियरेस्ट है, ये जो नज़दीक है इसको कह रहे हैं हम, ये कॉइल्ड ट्यूब्स हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। तो जो नज़दीक है इसको क्या कह रहे हैं, ये है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जो इससे दूर है उसको क्या कह रहे हैं हम, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड कैप्सूल, सॉरी ट्यूब्यूल्स। देन जो है इस प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से क्या हो रहा है कि एक यू शेप की ट्यूब एक और जा रही है, ठीक है ना। ये जो यू शेप की जो है ट्यूब है, ठीक है ना, इट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मीन्स नीचे की तरफ आने वाला, और दूसरा है असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला, ठीक है ना। फिर ये आगे जाके इसके डायमीटर थोड़ा सा जो है लार्ज हो जाता है, ठीक है ना, जिसको दोबारा से कॉइल्ड ट्यूब है, ठीक है ना, जो हमने पहले ही पढ़ लिया कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ठीक है ना। फिर एंड में क्या होगा कि एक जो है डक है, कलेक्टिंग डक, जो तमाम फिल्ट्रेट सब चीज़ें जो है, इससे क्या होता है कि जब यूरिन बन जाएगा तो वो ये इस कलेक्टिंग डक से जो है पास आउट होके जाएगा किसके पास, पेल्विस के पास। अच्छा, अब ये जो है ये आपको जो रेड कलर की जो आरटीओज नज़र आ रही हैं, ठीक है, दो हमने कहा दो आरटीओज होती है, एक होती है आने जो ब्लड लेकर आएगी, दूसरा क्या जो ब्लड लेके जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो है ये क्या है, ये एफिरेंट है, ये क्या करेगी, ये ब्लड लेकर आएगी, ठीक है ना। और ये क्या है, ये ईफ्रंट है जो ब्लड लेके जाएगी, तो ये क्या है, ये ईफ्रंट है, ईफ्रंट आरटीओज, ये है एफरेंट आरटीओज। यहाँ से ब्लड आएगा, इसका जो डायमीटर होता है ये तो सा लार्जर होता है, इसका जो है स्मॉल होता है। तो क्या होता है कि यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ पे जो है इसके अंदर मूव करेगा, फिर जो बाकी जो ब्लड है वो यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, ये जो ईफ्रंट है ये ब्रांच हो जाती है, ब्रांच होने के बाद तीन ब्रांच इसकी होती है। एक एक जो इसकी कैपिलरी है वो जो है इसके प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पे यू अराउंड हो जाएगी, दूसरी जो है इस पे डिस्टल पे जो है राउंड घूम जाएगी, कॉइल हो जाएगी। इन दोनों को बोल रहे हैं हम पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज कह रहे हैं, ठीक है ना। तीसरी जो ब्रांच है ट्यूब्यूलर कैपिलरीज, तीसरी जो ब्रांच है ये क्या होगा, ये देखिए ज़रा, ये पैरेलल जो है लूप ऑफ हेनले के जो लिम्स है उसके ऊपर अराउंड हो गई है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं वासा रेक्टिका, ठीक है ना। ये जो है तीसरी ब्रांच है, तो ये आपको जो है आई होप याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जो है अब ये देखिए ज़रा, यहाँ पे ये यहाँ पे इसकी वॉल है और यहाँ पे कैपिलरीज की वॉल है। ये वॉल जो है यहाँ बनाई गई है, ये बॉमिन कैप्सूल की वॉल है, और ये क्या है, ये उसकी वॉल है, ये जो ग्लूमेरुलस है कैपिलरीज की वॉल है। इसमें क्या होता है कि स्पेसेस होते हैं, स्पेसेस स्पेसेस क्यों होते हैं, ताकि जो ये ब्लड यहाँ फ्लो कर रहा है तो इससे जो जितना भी फिल्ट्रेट होना होता है, फिल्टर होना होता है, वो यहाँ आके फिल्ट्रेट यहाँ मूव हो और बाकी ब्लड जो है आगे मूव करे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर के बाद जो है हम रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन है किडनीज के, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो किडनी जो है परफॉर्म रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है ना, बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है ना। डिफरेंट प्रोसेस जो है ये अपने ये रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से प्रोसेस है, नंबर वन है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबल सिक्रीशन एंड काउंटर एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रोसेस के जरिए जो है किडनी जो है रेगुलेटरी फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, ठीक है ना। या इसको अगर आप ये भी कह दें कि स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें यूरिन ही बन रहा होता है, तो इसको भी हम स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। या फिल्ट्रेशन हो रही है, फिर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, फिर जो है एक्सक्रीशन मीन्स जो वेस्ट है वो रिमूव हो रहा है बॉडी से। These processes जो are carried on at the level of each nephron, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं किडनीज में, तो ये सारे जो प्रोसेस कहाँ होते हैं, ये हर नेफ्रॉन में ये परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है ना।
जो जितने भी मेड्यूलम नेफ्रॉन है, कॉर्टेक्स में कुछ पार्ट है उसका, तो सब ये इन तमाम नेफ्रॉन में जो है ये प्रोसेस जो है परफॉर्म हो रहा होता है. It has been calculated that about 1100 to 2000 लीटर of the blood flow through the kidneys each day. अच्छा, ये कैलकुलेट किया गया कि तकरीबन 1100 से लेकर 2000 लीटर जो है ब्लड रोज़ाना जो है हर किडनी जो है इसको जो है फ्लो ब्लड जो है फ्लो होता है किडनी के थ्रू. ठीक है ना. The nephron and collected ducts process about 180 liter of filtrate, but the kidney skeed out about 1 to 2 liters of urine. अच्छा, जो नेफ्रॉन है और कलेक्टिंग डक है, ठीक है ना, इससे जो है तकरीबन 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट जो है मूव करता है. ठीक है ना. लेकिन क्या होता है कि सिर्फ किडनी जो है 1.2 लीटर ऑफ यूरिन जो है किसकी फॉर्मेशन करता है, जो कि बॉडी से बाहर स्क्रीट आउट होता है. ठीक है ना. मतलब जो यूरिन जो पास होता है तो उसकी जो रेंज है वो है 1.2 लीटर ऑफ यूरिन, जो कि किडनी स्क्रीट आउट करता है बॉडी से. द रेस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब. ठीक है ना. अच्छा, क्या होता है कि ये 180 मतलब मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो है क्या है, हमने कहा था कलेक्टिंग डग, तो ये कलेक्टिंग डग है, ये दूसरा कलेक्टिंग डग है, इससे जो है डिफरेंट नेफ्रॉन अटैच है. तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो रेड कलर की ये कैपिलरी ग्लोमेरुलस कैपिलरी है, ये जो ये कप की तरह जो है ये बॉमिन कैप्सूल है. और ये जो है ये जो पार्ट है जो नज़दीक है प्रोक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल है, और जो दूर है ये क्या डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल्स है. ये यू शेप का जो है ये क्या है, ये जो है लूप ऑफ हेनले और ये पे कलेक्टेड डक है. ठीक है ना. अब यहाँ से हमने कहा था कि 2 आरटीओ से एक से ब्लड आएगा, एक से ब्लड जो है वापस जाएगा. ठीक है ना. अच्छा, क्या हुआ कि ब्लड जो है मीन्स यहाँ पे देखिए ब्लड यहाँ से गुजर रहा है. अब इसमें क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहा है कि वो इससे फिल्ट्रेट होके ना फिल्टर होके यहाँ मूव कर रहे हैं. ठीक है ना. तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि 180 लीटर फिल्ट्रेट जो है इसके ज़रिए पूरा मूव करेगा, लेकिन इसमें से 1.2 लीटर जो है यूरिन जो है एक्सीड आउट होगा, जो बाकी जो जितना भी फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा. अच्छा, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी कौन कौन से फंक्शन है, दोबारा से हम एकदम पढ़ लेते हैं. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, द फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. एंड उसके बाद जो है काउंटर करंट एक्सचेंज, रीअब्जॉर्प्शन, tubular secretion. ठीक है ना. These four are the regulatory function of kidney. Number 1 is ultrafiltration, number 2 is reabsorption, number 3 is tubular secretion, and number 4 is counter current exchange. अब इन स्टेप्स को हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है कि नॉन सेलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है होती है. ठीक है. नॉन सेलेक्टिव मतलब यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव क्यों कहा जा रहा है, मतलब कोई सेलेक्टिव चीज़ नहीं है कि ये जो है इसको फिल्ट्रेट किया जाएगा और इन चीज़ों को नहीं किया जाएगा. मतलब जो चीज़ आ रही चाहे वो यूज़फुल है चाहे वो यूज़फुल नहीं है, मीन जो वांटेड है जो अनवांटेड है, जितनी भी चीज़ें हैं मतलब कोई सेलेक्टिव चीज़ नहीं है, तो सब चीज़ें जो है फिल्ट्रेट होगी. और कैसी फिल्ट्रेशन होगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स मॉलिक्यूलर लेवल पे, मतलब बहुत स्मॉलर लेवल पे जो है फिल्ट्रेशन होगी. ठीक है ना. अच्छा, वाइल पासिंग थ्रू द ग्लैम्युलस ऑफ द मेल्फिजियन बॉडी, क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जो ग्लैम्युलस कैपिलरीज है उससे ब्लड फ्लो जो हो रहा है, ठीक है ना, उससे जो है ये फिल्ट्रेशन होगी. ठीक है ना. उसमें फिल्ट्रेशन होगी. ठीक है ना. से ये एफरेंट से यहाँ से ब्लड आया, ब्लड जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि ये जो है वॉल है, ये किसकी है, बॉमिन कैप्सूल की है. ये जो कैपिलरीज की वॉल है, इन दोनों में क्या होता है कि बीच में स्पेसेस होते हैं, मीन्स गैप होता है. तो ये ब्लड जब फ्लो करेगा तो क्या होगा कि नॉन सेलेक्टिव जो चीज़ें जो है जो जिसका साइज जो है इस गैप के थ्रू जो है वो पास हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो ब्लड जो है आगे फ्लो करेगा. और वो जो फिल्ट्रेट है, ठीक है ना, वो जो चीज़ें हैं जो सॉल्यूट है वो यहाँ पे इस बॉमिन कैप्सूल में आ जाएगा. ठीक है ना. टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. दो फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है ना. अच्छा, एक बात और, अब यहाँ पहले तो यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है ना, अब इसको हम ब्लड करें, लेकिन जब इससे मूव ओके जो जो ये जैसे चर्नी कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब इसको जो है चान रहे हैं, तो जितना भी जो मटेरियल यहाँ पे आएगा बॉमिन कैप्सूल में, अब उसको हम ब्लड नहीं कहेंगे, उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे. ठीक है ना. तो दो फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कौन कौन से फैक्टर, एक तो है कैपिलरी वॉल और दूसरा जो है कैपिलरी वॉल ऑफ ग्लैम्युलस एंड द अदर वन इज वॉल ऑफ बॉमिन कैप्सूल. ठीक है ना. जैसे कि ये है, ये जो है बॉमिन कैप्सूल की, जस्ट अ मिनट, ये बॉमिन कैप्सूल की जो है वॉल है. ठीक है ना. दूसरी वॉल जो है ये क्या है, कैपिलरीज की वॉल है. ठीक है ना. जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो फॉर एग्जांपल ये जो है ये वॉल जो है क्या है, ये है
बॉमन कैप्सूल की वॉल है, और ये जो वॉल है ये किसकी है, ये वॉल जो है क्या है, कैपिलरीज की वॉल है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में ऐसे स्पेसेस होती हैं, मींस ऐसे गैप होता है, ठीक है ना, ताकि जो ब्लड से जो फिल्ट्रेट है वो मूव होके इस साइड आए, ठीक है ना। अच्छा, जो गैप होता है जिनके बीच में, जो गैप मैं कह रही हूँ गैप होता है, तो उस गैप को क्या कहते हैं, जो स्पेसेस होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सीव। सीव कहते हैं, सीव लाइक, सीव मीन्स होल टाइप का होता है, ठीक है ना, जो कि अलाउ करता है उन मॉलिक्यूल्स को, तमाम मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन को। जो प्लाज्मा प्रोटीन हमने कल भी बात की थी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, कुछ प्रोटीन होते हैं जिसके प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड जो है, ठीक है ना, वो इसके ज़रिए जो है पास नहीं हो पाते। और दूसरा जो है ब्लड सेल, ठीक है ना, जिसके आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है ना, ये ये जो सेल है, ब्लड सेल है, ये इससे पास नहीं हो सकते। और प्लाज्मा प्रोटीन क्यों पास नहीं हो सकते, और तमाम चीज़ें जो तमाम मॉलिक्यूल्स है वो पास हो जाएंगे, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो कि जिनका साइज स्मॉल हो, और वो जो है इस जो ये गैप है, ये जो होल है, इसके ज़रिए जो है वो मूव कर सकें, तो वो मूव होंगे। इसके अलावा जो है सिर्फ बस प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल जो है मूव नहीं करेंगे। क्यों नहीं मूव करेंगे, क्योंकि जो है उनका साइज़ जो है लार्जर होता है, तो वो इसके ज़रिए मूव नहीं कर पाते। जैसे कि आप अगर चाय, आप चन्नी लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप चाय को जो है जानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पत्ती के ऊपर रह जाती है, ठीक है ना। अब पत्ती क्यों नहीं उससे जो है गुजरती, क्योंकि पत्ती के जो पार्टिकल्स है वो बड़े होते हैं उनके होल के एज़ कम्पेयर टू देयर होल, तो इसलिए वो पास जो है उससे नहीं हो पाते। अच्छा, इसके अलावा हमने कहा था कि ब्लड प्रेशर जो है ग्लैमरस कैप्सूल के में जो है, ग्लैमरस कैपिलरीज में वो क्या है, वो हाई होता है। क्योंकि इफ्रेंट का डायमीटर जो था वो क्या है, वो उसका डायमीटर कम है एज़ कम्पेयर टू एफरेंट। एफरेंट का डायमीटर जो है ज़्यादा है और इफ्रेंट का कम है। तो जब ब्लड यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ से प्रेशर से आएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है, तो यहाँ पे स्लोली स्लोली मूव करेगा, तो ये ब्लड यहाँ पे आके स्टोर होता रहेगा। स्टोर होगा तो उसके उसी टाइम पे क्या होगा कि जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं जो फिल्टर होने, वो फिल्टर होके जो है यहाँ पे बॉमन कैप्सूल में आ जाएंगे। फिर दोबारा जो बाकी ब्लड है वो यहाँ से मूव करता हुआ इफरेंट से, जो ब्रांच हमने डिस्कस की थी कि 3 ब्रांच में डिवाइड होगा, तो उसमें जाके मूव करेगा। तो जब यहाँ पे प्रेशर, इसका प्रेशर हाई है, तो क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है जनरेट होगा, जो फोर्स करेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ब्लड के, कि वो जो है ग्लैम्युलस कैपिलरी से जो है वो बॉमन कैप्सूल में जो है मूव कर जाए, ठीक है ना। तो अच्छा, ये है दोबारा से मैं एक आपको समझा दूँ, ये क्या है, एफरेंट आर्टियोल्स, दिस इज इफरेंट आर्टियोल्स। एफरेंट मीन्स यहाँ से ब्लड आ रहा है, और ब्लड जो है यहाँ से ब्लड वापस जाएगा, ठीक है ना। ब्लड जब यहाँ आ रहा है तो ये, अच्छा, ये इफरेंट जो है 3 ब्रांच में डिवाइड होती है। एक ब्रांच जो है इसकी प्रोक्सिमल पे कॉइल होती है, दूसरी ब्रांच होती है इसकी डिस्टल कॉर्नेटेड पे कॉइल होती है। इन दोनों को बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तीसरी जो ब्रांच होती है वो क्या होता है, लूप ऑफ हेनले पे जो है कॉइल होती है, इसको बोलते हैं वैसा रेक्टिका, ठीक है ना। अब यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ब्लड जो है आया, यहाँ पे जो इसका प्रेशर है वो क्या है, वो हाई है, क्योंकि एफरेंट जो है क्या है, वो का डायमीटर लार्जर है। तो जब ब्लड सही से फ्लो से आएगा, तो यहाँ से क्या है, कम उसमें जाएगा, फ्लो से जाएगा, क्योंकि यहाँ का डायमीटर छोटा है। तो फिर कुछ देर के लिए यहाँ पे स्टोर होगा। जब स्टोर होगा तो उससे जितने भी पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स जो कि इस सीव्स, ये जो होल है, इनके ज़रिए जो है मूव कर सकते हैं, पास हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे मूव करेंगे। एक्सेप्ट ब्लड सेल, जो कि आरबीसी, वाइट ब्लड सेल, ये चीज़ें हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि उनका साइज़ लार्ज है, तो उससे जो है वो पास नहीं हो पाएगा। वो इस ब्लड के साथ मूव करता है, दोबारा इधर जाएगा। अच्छा, जो यहाँ मटेरियल जो यहाँ आया, इसको अब हम क्या करेंगे, ब्लड नहीं कहेंगे, ये फिल्ट्रेट होगा। अब ये फिल्ट्रेट जो है यहाँ से मूव करता हुआ यूँ इस पूरी ट्यूब से जो है मूव करता हुआ जाएगा, कहाँ पे, कलेक्टिव डक्ट के पास, ठीक है ना। अब इस मूवमेंट के दौरान क्या होगा, इसमें जो सेकंड स्टेप है वो रीअब्जॉर्प्शन जो है यहाँ से होगी, ठीक है ना। लेकिन आज के लिए टॉपिक जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है हम इसका जो है सेकंड जो वो स्टेप है, किडनी का रेगुलेटिंग फंक्शन जो है, सेकंड जो फंक्शन है उसको स्टडी करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और जो फर्स्ट जो फंक्शन है किडनी का रेगुलेटरी फंक्शन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।